हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। जितने भी ये बड़े-बड़े जो मेन स्ट्रीम मीडिया होते हैं ना, आपको ऐसी-ऐसी खबरें देखने को मिलेंगी ना फ्यूचर में, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप एकदम पैनिक में आ जाओगे। और इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाएगा जैसे अभी पिछले 48 घंटे में कुछ ऐसी 2 खबरें हुई, लेकिन एक तो बहुत ही बड़ी खबर है कि भई जो एचबीओ है, वो एक डॉक्यूमेंट्री लेके आ रहा है, जिस डॉक्यूमेंट्री में ये क्लेम किया जा रहा है कि 8 अक्टूबर को सतोशी नाकामोतो कौन है, उसे रिवील किया जाएगा। अच्छा, अब ये कोई यूट्यूबर नहीं है भाई, मतलब बहुत बड़ा चैनल एचबीओ, जिसकी डॉक्यूमेंट्री को दुनिया देखती है, अब उसने माहौल क्रिएट कर दिया। मतलब कल पूरी रात पूरे सोशल मीडिया पे ये चलता रहा कि यार सतोशी नाकामोतो अगर रिवील हो गया है, और अगर सतोशी नाकामोतो अगर रिवील हो गया तो यार मतलब फिर तो जो बिटकॉइन का सबसे बड़ा फीचर है कि एनोनिमिटी और जो फाउंडर का पता नहीं है, तो फिर तो सब तो मतलब सोचो कि ये वो है जिसमें एचबीओ एचबीओ डॉग के खुद के मतलब बड़ा चैनल है। मतलब आप सोचो कि एचबीओ एक कह रहा है कि हु इज़ सतोशी नाकामोतो, और सतोशी नाकामोतो की जो को हम रिवील करने जा रहे हैं। तो मतलब ये 8 अक्टूबर को इसमें क्या-क्या होगा, इस डॉक्यूमेंट्री में जो बताया जा रहा है कि सतोशी नाकामोतो जब शुरू-शुरू में किससे बातें करता था। एडम बैक को के साथ सबसे पहले उसने बातचीत करी थी। तो क्या बात करी थी? क्या ईमेल्स हुई थी? जो शुरुआती दौर में जो साइफर पंक्स की जो लिस्ट थी, उसके अंदर सतोशी नाकामोतो अपने जो आइडिया को सबसे पहले जब डाला, तो उस लिस्ट में जो लोग ज़िंदा हैं आज या जिनकी आइडेंटिटी पता है, उन सब के इसमें इंटरव्यूज़ हैं। और पूरे सोशल मीडिया पे कल ये छा गया कि सतोशी नाकामोतो को एचबीओ विल ट्राई टू रिवील सतोशी नाकामोतो की आइडेंटिटी। अच्छा चलो, ये तो बात हो गई कि आइडेंटिटी आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन क्योंकि जिसे कहते हैं ना, वेब 2 के जो लोग हैं, जो ये नई जनता है, जो नए लोग जो इस सिस्टम में एंटर कर रहे हैं, जो बिटकॉइन ईटीएफ के थ्रू एंटर कर रहे हैं, भाई उनको तो 1 मिनट को पैनिक हो जाएगा। पैनिक किसको नहीं होगा? पैनिक मुझे और आपको नहीं होगा। मैं बताता हूँ क्यों? जिनकी अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट मैटर को लेके बहुत ज़्यादा है। मान लेते हैं कि सतोशी नाकामोतो वापस आ गया और एचबीओ ने बता दिया कि भई सतोशी नाकामोतो जो है वो वापस आ गया। आ गया तो क्या हो जाएगा? पहली बात, आज अगर कोई बंदा आ जाए और ये बत उसको सब सामने लाके प्रूव कर दें कि सतोशी नाकामोतो आई है, उसके आने से क्या हो जाएगा? क्या कोड उसके कंट्रोल में? नहीं। क्या वो बिटकॉइन की माइनिंग कर पाएगा अकेले? नहीं। क्या वो क्या उसका कंट्रोल होगा नेटवर्क पे? क्या वो बिटकॉइन के को क्या जो नेटवर्क है उसको बंद कर देगा? क्या उसके कोड में कोई चेंजेस कर देगा? आज बिटकॉइन इतना विशाल, इतना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज़ हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है, इतना उसपे नेटवर्क इफ़ेक्ट हो चुका है कि आज सतोशी नाकामोतो खुद, जिसे कहते हैं ना, खुद उसे बंद नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। बहुत कर सकता है तो उसकी नोड ऑपरेट कर सकता है और माइनिंग कर सकता है। माइनिंग जैसे आप भी माइनिंग कर सकते हो अगर आपके पास रिसोर्सेज़ है। सतोशी नाकामोतो भी कल को इन्वेस्टमेंट करके अपनी माइनिंग प्लांट डाल सकता है नॉर्मल तरीके से। बिटकॉइन की ब्यूटी यही है कि सतोशी नाकामोतो के आ जाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा होगा क्या कि जैसे ही उसकी आइडेंटिटी रिवील होगी, उसको एफबीआई उसको दुनिया भर की, चाहे वो मोसाड हो, दुनिया भर की जो एजेंसीज़ हैं, खासकर यूएस की खुद की एजेंसीज़ उठा के क्या करेंगी? जेल में डाल देंगी। भई सीधी-सी बात है, आप सोचो कि जिसने टोर्नेडो कैश का कोड लिखा, जेल में है। बिटकॉइन के अर्ली जो बिलीवर्स थे, वो जेल में हैं। नाइजीरिया के अंदर बायनेंस का एग्ज़ीक्यूटिव जेल में है। क्रिप्टो के जो सीज़ी जो था, वो जेल में था। जो जितने भी लोग हैं, मतलब यूएस के अंदर जिन्होंने भी चीज़ों को डिसरप्ट करने की कोशिश की थी, वो जेल में है। तो पहली बात तो उसे कोई हार तो पहनाया नहीं जाएगा, कोई नोबेल प्राइज़ तो दिया नहीं जाएगा, उठा के उसे जेल में डाल दिया जाएगा। सतोशी नाकामोतो के जेल में जाने से क्या हो जाएगा? क्या नेटवर्क बंद हो जाएगा? नेटवर्क बंद हो ही नहीं सकता, बंद हो ही नहीं सकता। ये वही वाली बात हो गई कि एक बारी अगर आपने थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कर दिया। अब थॉमस एडिसन ये चाहे
कि यार बल्ब का आविष्कार करके मैंने गलत किया, इसको वापस कर दो। क्या ये बंद हो जाएगा? अच्छा कोई तो होगा ना जिसने वेपन्स का आविष्कार किया होगा। आज वो शायद पछताता होगा और बोलता होगा कि यार अब मैं इस आविष्कार को बंद कर देता हूँ। क्या वेपन्स बनना बंद हो गए? क्या जिसने वेपन्स बनाए थे सबसे पहले, एम्यूनिशंस बनाया था, गन पाउडर बनाई थी, क्या वो आज चाहे कि मैं वापस कर दूँ इंडस्ट्री को, हो पाएगा? नहीं। सिमिलरली सतोशी नाकामोटो ने एक डिसेंट्रलाइज़्ड नेटवर्क बनाया। अब वो चाहे कि मैं इस नेटवर्क को बंद कर दूँ, तो बंद हो जाएगा? नहीं। तो इसलिए ये बात का कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी कि उसके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, वो नए वाले बच्चों को डराता है, डराएगा तो वो बेचेंगे, बेचेंगे तो वो खरीदेंगे, याद रखना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग आज आज एक्चुअली में चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं, बहुत न्यूज़ आर्टिकल्स हैं कि ईरान और आप जानते ही हो कि ईरान की ने अटैक किया, रिप्लाई किया इज़राइल के जो उसने इज़राइल ने जो एक्शंस लिए थे, तो उनकी जो हिज़्बुल्लाह का जो लीडर था और उससे पहले भी जो उन्होंने एक्शन लिए, तो कहीं न कहीं दोनों में तना-तनी तो थी। इज़राइल ने फाइनली उस पे अटैक किया। ईरान ने इज़राइल पे अटैक किया। अब देखिए, कई लोग ये सोच रहे थे कि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन अभी हो सकता है बन जाए या यू नो देखिए, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन पे अ, अगर आप इज़राइल के पर्सपेक्टिव से भी देखें और ईरान के पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो ये एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन है जो ईरान ने इज़राइल को करके दिखाया। बट ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, आई डाउट, क्योंकि इसमें जो यूएस है, यूएस का बहुत बड़ा रोल है। जब तक यूएस की बैकिंग इज़राइल को 100% नहीं हो जाएगी, इज़राइल बड़ा एक्शन नहीं लेगा। और इस समय यूएस के अंदर एक कोई भी सरकार, एक डिसाइसिव सरकार नहीं है, क्योंकि सरकार जाने वाली है, भई अक्टूबर चल रहा है, नवंबर आने वाला है, इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शंस तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी बाइडेन को भी पता है कि अभी वो जाते-जाते कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता या ऐसा कोई सपोर्ट नहीं दिखाना चाहता कि कल को डेमोक्रेट्स की ही कुर्सी खिसक जाए। क्योंकि अल्टीमेटली आप सबको पता है कि ईरान भी एक न्यूक्लियर पावर है, इज़राइल भी एक 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 न्यूक्लियर पावर है और दोनों बहुत ही कोई बहुत दूर बेस्ड नहीं है। मतलब 10-12 मिनटों में ईरान से मिसाइल जो है वो इज़राइल में पहुँच गई, तो कोई बहुत दूर-दूर ये देश नहीं है। तो पता है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ये एक बहुत बड़ी बर्बादी का रूप लेगा और इज़राइल को पता है कि वो तब तक इसमें नहीं कूदेगा जब तक उसे अमेरिका का पूरा साथ नहीं मिल जाता और वो अभी तक क्योंकि वहाँ एक सरकार जाती हुई सरकार है और नया कोई लीडर आया नहीं है, तो अभी वहाँ पे मुझे लगता है कि टिल इलेक्शन कुछ नहीं होने वाला। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि पैनिक बढ़ेगा चीज़ें और वही मार्केट में कहीं न कहीं थोड़ा-सा आप उसका रिफ्लेक्शन भी देख रहे हो कि चीज़ें थोड़ी ठंडी हुई हैं क्योंकि एक्शन का लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अच्छा अब इज़राइल क्या करेगा? बट इज़राइल की तरफ से अभी सिर्फ़ बातें हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक्शन प्लान अभी निकाला नहीं। अब अगर वो कोई एक्शन करते हैं, तो दे नीड बैकिंग ऑफ यूएस बिकॉज़ जो जो ईरान की जो कैपेबिलिटी है मिलिट्री पर्सपेक्टिव से भी जो उनके ऑन ग्राउंड जो उनकी मिलिट्री पावर है, चाहे वो एयरक्राफ्ट में या नेवल में या एयर फोर्स में हो सकता है इज़राइल के बराबर हो, लेकिन जो ऑन ग्राउंड जो है उनके द नंबर ऑफ सोल्जर्स आर फार हायर देन इज़राइल एंड जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये ऑब्वियसली बहुत बड़ा रूप लेगा। तो अगर ये ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट अगर ये हो जाता है तो अमेरिका प्रोबेबली इसमें बोलेगा कि भैया रुक जाओ मेरे यहाँ इलेक्शन है मैं कुछ नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ अभी। सो प्रोबेबली दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन राइट नाउ। अ, ये बहुत बड़ी चीज़ है यार। मतलब ब्लैक रॉक ने ब्राज़ील के अंदर एक प्रेज़ेंटेशन दे रहा था और ब्लैक रॉक ने ब्राज़ील के अंदर अपनी प्रेज़ेंटेशन के दौरान ये दिखाया, आप ये देखो। तो इसके अंदर क्या है कि उसने इस चार्ट के थ्रू बताया कि जो $1 था, जो 1913 में, आज उस डॉलर की वैल्यू 110 साल बाद $1 की वैल्यू जो है, जो परचेज़िंग पावर है उसकी 0.03 सेंट, 1 सेंट भी उसकी वैल्यू नहीं है। 1 सेंट मतलब 0.03 सेंट बस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। $1 जो है 110 साल बाद उसकी परचेज़िंग पावर ज़ीरो हो चुकी है। एक तो ब्लैक रॉक ने ये बताया कि परचेज़िंग पावर का महत्व क्या है? अगर हमने सिर्फ़ डॉलर के अंदर पैसे रखे होते तो 100 साल बाद डॉलर की वैल्यू ज़ीरो हो गई है। और अगर यहाँ पे बात करी कि इस टाइम
जो 3 ग्लोबल मॉनेटरी अल्टरनेटिव्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप सोचो बिटकॉइन को उसने एक ब्रॉडर मॉनेटरी अल्टरनेटिव के रूप रूप में लाके रख दिया ब्लैक रॉक ने। वहाँ पे वो बता रहा है, एक तो यूएस ट्रेजरी में इन्वेस्ट करते हैं लोग, एक गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, एक आज बिटकॉइन को कंपेयर किया। तो ये दिखाया कि सप्लाई में भाई बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स्ड है, यूएस ट्रेजरी अनफिक्स्ड है। वॉलेटिलिटी में बिटकॉइन बहुत हाई है, बाकी सब मीडियम है और लॉन्ग है। गवर्नेंस में बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, गोल्ड डिसेंट्रलाइज है, यूएस ट्रेजरी सेंट्रलाइज्ड है। कॉस्ट टू मूव बिटकॉइन की भी लो है, गोल्ड की बहुत हाई है। यह कंपेयर करके दिखाया और तीनों की मार्केट कैप दिखाई कि यूएस ट्रेजरी की मार्केट कैप 25 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, गोल्ड की 14 ट्रिलियन है। उस हिसाब से बिटकॉइन इज ओनली 1.3 ट्रिलियन। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो ग्रीन जो है दैट इज लाइक फेवरेबल। तो ग्रीन एज ए ऑल्टरनेटिव ये गोल्ड और यूएस ट्रेजरी से ज्यादा है, जो बिटकॉइन जो ब्लैक रॉक ने बताने की कोशिश की है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सोचो ब्लैक रॉक अपनी ग्लोबल एक प्लेटफॉर्म के अंदर ये चार्ट दिखा के क्या कम्युनिकेट कर रहा है, ये आप बेहतर जानते हैं। उसके बाद देखो एक खबर ये आई कि अमेरिका के अंदर अभी जस्ट ये इनफैक्ट खबर आज ही की है, 2,54,000 जॉब्स जो है वो ऐड हुई हैं पिछले महीने। जनता एक्सपेक्ट कर रही थी कि 1,40,000 जॉब्स ऐड होंगी। आप सोचो 1 लाख ज्यादा जॉब्स ऐड हुई हैं, तो होगा क्या कि जो रेट कट्स 50 बेसिस पॉइंट का मार्केट सोच रही थी, अब 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट नहीं होगा। तो अब जो रेट कट होगा वो कम का होगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि एकदम यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो गया, डिक्सी जो है वो स्ट्रांग हो गया। आप ये देख सकते हो डिक्सी कहाँ का कहाँ पहुंच गया। डिक्सी का स्ट्रांग होने का मतलब है कि जब यूएस डॉलर स्ट्रांग हो जाता है और करेंसीज के मुकाबले, अब आप यहाँ पे विपता देखो, मतलब ये जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। आप देखो जब यूएस डॉलर स्ट्रांग हो गया, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको अगर अब डॉलर को खरीदना है, क्योंकि डॉलर से दुनिया भर का ग्लोबल ट्रेड होता है, ठीक है? तो कंट्रीज को ज्यादा पैसा प्रिंट करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो इंडिया है, डॉलर स्ट्रांग हो गया, तो अब इंडिया को पैसे ज्यादा प्रिंट करने पड़ेंगे, ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे डॉलर को खरीदने के लिए। अब जब ज्यादा पैसे खर्च करेंगे और पैसा जो है वो आप जब उसको ज़्यादा स्पेंड करोगे डॉलर को खरीदने के लिए, तो आपका एक तो डेफ़िशिट बढ़ेगा। जब डेफ़िशिट बढ़ेगा आपका, राइट? जब आपका जो इम्बैलेंस बढ़ेगा, राइट? तो आपका होगा क्या कि आपको ज़्यादा पैसे प्रिंट करने पड़ेंगे। तो होता क्या है कि जब डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ अमेरिका में, राइट? क्योंकि डॉलर इसलिए स्ट्रॉन्ग हुआ कि अब वो उतना बड़ा रेट कट नहीं करेगा। तो अब डॉलर को पाने के लिए ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे, क्योंकि पूरा ग्लोबल ट्रेड जो है वो डॉलर में होता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में इन्फ्लेशन बढ़ती है। कैन यू इमेजिन? मतलब यार, अमेरिका जो फैसले लेता है, अमेरिका को इम्पैक्ट करना चाहिए था, मेरे को क्यों इम्पैक्ट करता है? लेकिन अमेरिका की पॉलिसीज से खुश, खुद तो खुश रहते हैं वो, खुद उनकी पॉलिसीज उनके देश को इफेक्ट करे ना करें, लेकिन पूरी दुनिया के देश जो है उससे इफेक्ट होता है। यार ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे आप बताओ। मतलब हम वैसे अगर देखें तो कि हमारी डिपेंडेंस यूएस पे पूरी दुनिया की कितनी ज्यादा है। उनकी पॉलिसी, उनका फेड रेट, उनकी प्रॉब्लम्स, उनका रेट कट, उनके डिसीजंस, उनका फैसला कि वो वॉर में जाएंगे नहीं जाएंगे, उनका फैसला कि वो इसराइल के साथ साथ देंगे नहीं देंगे। मतलब उनके डिसीजन, उनके सही गलत फैसले, उनका करप्ट या नॉन करप्ट सिस्टम मेरी लाइफ को इफेक्ट करता है। गवर्नमेंट नहीं, आपकी और मेरी लाइफ को इफेक्ट करता है। मेरे यहाँ दूध और ब्रेड अंडा महंगा होगा या सस्ता होगा, ये अमेरिका का फेड डिसाइड करता है भाई। ये कहाँ का इंसाफ है यार? आर यू गेटिंग? मतलब इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहे ना, लिटरली, फिर आप क्या कर रहे हो यार क्रिप्टो में? मतलब आप क्या, आप आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी क्या फिर आपने? अगर आपको ये सवाल ही नहीं, आपके दिल में अगर ये सवाल ही नहीं आते और आप 35-40 साल के हो गए और भागे जा रहे हो पैसों के लिए। अरे जिस पैसे को तुम कमाने के लिए भाग रहे हो, वो पैसा डेफिनेटली उसकी हर चीज इफेक्ट करती है जब यूएस के अंदर कुछ होता है। सो दैट इज हाउ क्लोजली वी आर कनेक्टेड टुडे इन दिस वर्ल्ड। एनीवेज, थोड़ा खैर, अब देखो अमेरिका, भाई एल सल्वाडोर है, अपना देश है, वो तुमसे कोई मांग नहीं रहा, उसने अनाउंस भी कर दिया मुझे आगे कोई लोन नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, तुमको भाई क्या प्रॉब्लम है?
वो बिटकॉइन को लीगल टेंडर कर रहा है, नहीं कर रहा। आईएमएफ कह रहा है नहीं भाई बहुत हो गया, अभी हटाओ ये। क्यों भाई? क्योंकि उसका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता जा रहा है। और जब एल साल्वाडोर का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो अर्जेंटीना वाले भी उससे मिल रहे हैं, भूटान भी उससे मिल रहा है, दुनिया में कतर वाले भी उससे मिल रहे हैं। दुनिया भर में बिटकॉइन को लेके जितने टूर पे ये निकला हुआ है ना बंदा, एल साल्वाडोर का प्रेसिडेंट, किसी और देश का प्रेसिडेंट को इतनी नॉलेज नहीं है आज के डेट में। अब अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो अब आईएमएफ को थ्रेट हो रहा है, क्योंकि आईएमएफ को अगर ये थ्रेट हो रहा है कि भाई ये लोन भी नहीं ले रहा, इसकी इकोनॉमी भी ठीक चल रही है, इसके यहाँ पे सारे इंडेक्स इंप्रूव हो रहे हैं, टूरिज्म भी बढ़ रहा है, और ये कह रहा है, ओपनली कह रहा है कि मेरे को कोई डेट की जरूरत नहीं है आज के बाद। भाई हमें कौन पूछेगा? अपनी दुकान को खिसकते देख, क्योंकि आईएमएफ का जो सबसे बड़ा मेंबर है वो जो सब आईएमएफ है कि एक्चुअली अमेरिकन पपेट है। अब उसको दिक्कत हो रही है तो खुद तो कह नहीं सकता, बेइज्जती होगी ना यार, बड़ा छोटे से देश को अमेरिका कुछ बोलेगा तो आईएमएफ के थ्रू प्रेशर डलवा रहा है। ये सिस्टम है। एनीवेज, और वो भी खैर कम नहीं है। नायब बुकेले जो है वो वहाँ पे मीम्स बना रहा है। कैन यू जस्ट सी दैट? तो स्टैंडर्ड चार्ट ये कह रहा है कि भाई बिटकॉइन 60,000 के नीचे तो मतलब बहुत बढ़िया डील है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे बैंक्स अब बोलने लग गए हैं कि $60,000 के नीचे अगर बिटकॉइन है तो भैया पकड़ लो, अच्छी डील है। वजीरेक्स ने बेसिकली एक वीडियो के अंदर उनके लॉयर ने ये बोला कि अगर हमारे पास जितना क्रिप्टो बचा है, अगर उसकी वैल्यू कल को 5,000 करोड़ हो जाती है, मतलब वो बुल मार्केट में बढ़ जाता है, तो हम बढ़ा हुआ पैसा ही दे देंगे और हम अपने पास कोई गेन नहीं रखेंगे। बाद में वो वीडियो हटा दिया। वो तो वो ऐसा लगा कि भैया ये क्यों कर दिया? अब लोग कह रहे हैं कि नहीं वीडियो वापस आ गया, बट यार वीडियो हटाया क्यों? मतलब ये सस्पिशन पैदा करता है। सो लेट्स सी। और ये भी एक मैं आपको बता दूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली अ, जो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट का एक कोर्ट के अंदर ये प्रूव हो गया कि इंडियन गवर्नमेंट क्लोजली से मॉनिटर कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू वजीरेक्स। तो ये है। वीज़ा टू लॉन्च। अब वीज़ा के पास कोई काम तो बचेगा नहीं फ्यूचर में, तो वो कह रहा है कि भैया मैं ऐसा प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करूँगा जहाँ पे बहुत सारे डिजिटल टोकन्स जो हैं वो लॉन्च हो जाएँगे। वो इथेरियम बनना चाह रहा है फ्यूचर का। आई थिंक इट्स वे टू लेट। हैकर्स जो हैं भाई, मैंने एआई पे पहले भी सुनील अग्रवाल जी के साथ वीडियो बनाया था, वो वीडियो ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एआई के थ्रू मॉलवेयर्स और एज़ हैकर्स यूज़ कर रहे हैं। इतने ज़्यादा अटैक्स होंगे ना, साइबर अटैक्स, इतने अच्छे-अच्छे मॉलवेयर के ना जो हैकिंग के अटेम्प्ट्स करेंगे लोग, क्योंकि एआई जो है वो बहुत तेज़ी से और बहुत सोफिस्टिकेटेड कोड्स बनाएगा जिससे आप हैकिंग अटेम्प्ट कर पाएँगे। हैकिंग से बचने के लिए भी एआई का यूज़ होगा। मैं तो एआई एआई की लड़ाई होने वाली है भाई फ्यूचर में। आप और मैं लोग तो बैठ के देखेंगे। ठीक है? कोई हैकिंग का एआई में इस्तेमाल कर रहा होगा, कोई हैकिंग से बचने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा होगा, और आप और मैं बैठ के देख रहे होंगे, राइट? तो ये है। उसके बाद 2020-21 में जिधर बिटकॉइन था, उधर ही है इस टाइम बिटकॉइन। और उसके बाद बिटकॉइन ने 2020-21 में क्या किया था अचीव, आप ये देख सकते हो, और प्रोबब्ली हम लोग यहाँ पे हैं। अब ये कितने सच होते हैं चार्ट, ये ओनली टाइम विल टेल, बट ओनली चार्ट कैन आल्सो गिव यू अ डायरेक्शन। बिटकॉइन का जो ईटीएफ एक्यूमुलेशन है, क्युमुलेटिव इन्फ्लोज जो है वो $45 बिलियन यूएस डॉलर। ओहो! मुझे लगता है कि मार्च 2025 से पहले पहले हम $100 बिलियन यूएस डॉलर देख लेंगे। 45 बिलियन यूएस डॉलर जो बिटकॉइन ईटीएफ में एंटर कर चुका है। मैंने आपको बताया कि अर्जेंटीना ने क्लासेस लिए हैं नायब बुकेले से कि भैया हमें सिखा दो कि ये बिटकॉइन बॉन्ड और वोल्केनो बॉन्ड का क्या सीन है, हमें भी बता दो। और उसके बाद यहाँ पे एक एवरेज गेन प्रोजेक्शन की बात की है बिटकॉइन आर्काइव ने। यहाँ पे बोला है कि अगर अक्टूबर में इट कुड बी 80,518, नवंबर में 89,000 एंड दिसंबर में बिटकॉइन कैन क्रॉस 1,06,000। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लोग अपने-अपने तरीके से उसको एनालाइज़ करते हैं। मनी सप्लाई इज़ डेफिनिटली इंक्रीजिंग। ग्लोबल मनी सप्लाई जो यूरो एरिया, जापान, यूएस और चाइना की अगर मिला लें तो 89.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे है। ग्लोबल मनी सप्लाई हैज़ स्काई रॉकेटेड बाय 7.3 ट्रिलियन ओवर द लास्ट 1 ईयर। तो ये ग्लोबल मनी सप्लाई इज़ इंक्रीजिंग, मतलब जब म सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो यू अंडरस्टैंड जो बाकी स्टॉक्स और क्रिप्टो पे उनका क्या असर होता है। दे आर बाउंड टू इंक्रीज़। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जो मॉनेटरी ईजिंग है, अगेन इट इज़ रिलेटेड टू जो 21 इंटरेस्ट रेट कट्स हुए हैं। मतलब 2000, ये आप ये समझो कि जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं और उनमें से 21 बैंक्स ने रेट कट किए हैं। ये सबसे ज़्यादा अप्रैल 2020 के बाद से।
और अगर हम इसको देखें तो थर्ड लार्जेस्ट मंथ ऑफ मॉनेटरी ईजिंग सिंस 2008। तो इतने बैंक्स ने रेट कट्स किए हैं, तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट जो है वो जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो बढ़ रही है। बिटकॉइन डोमिनेंस इज अबव 56% और देखा यही है कि जब बिटकॉइन पहले डोमिनेंस बढ़ती है, फिर एक लेवल पे जाके फिर वो ऑल्ट कॉइन्स बढ़ते हैं, एंड देन साइकिल हमेशा ऐसी देखिए, पहले बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती है, फिर वो कम होती है, फिर ऑल्ट कॉइन्स जो है वो पंप करते हैं। सो बिटकॉइन डोमिनेंस इज एट इट्स पीक। अगर हम देखें तो ये पिछले 14 साल का रिजल्ट है आपका बिटकॉइन और गोल्ड और एस&पी 500। हम पिछले 4 साल से ही अगर देखें तो 4 साल पहले अगर बिटकॉइन लिया होता तो 507% का रिटर्न दिया बिटकॉइन ने, गोल्ड ने 40%, एस&पी 500 ने 71%। और अगर हम 2 साल का देखें तो बिटकॉइन हैज गिवन अ 236% का रिटर्न, गोल्ड है 60%, एस&पी 500 हैज गिवन अ 58% का रिटर्न। और 1 ईयर का देखें तो गोल्ड हैज गिवन अ 43% रिटर्न एंड बिटकॉइन हैज गिवन अ 144% का रिटर्न। और अगर हम यहाँ पे देखें तो पिछले 4 साल में अगर हम देखें तो बिटकॉइन जो है वो जो टेक्नोलॉजी इंडेक्स है यूएस का, उससे ऊपर ही रिटर्न दिया है बिटकॉइन ने। एआई इज़ नॉट गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमन, मेरा ये मानना है। ह्यूमन्स हू यूज़ एआई आर गोइंग टू रिप्लेस ऑर्डिनरी ह्यूमन्स। द सैड पार्ट इज़ दैट 33% जो दुनिया में लोग हैं उनके पास आज भी इंटरनेट नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंटरनेट जल्दी लोगों के पास नहीं पहुंचा और एआई का यूज़ सभी ह्यूमंस ने नहीं किया, तो जिन लोगों के पास एआई होगा, और एआई का इस टाइम सीन ये देखा जा रहा है कि सेंट्रलाइज है काफ़ी एआई, डिसेंट्रलाइज एआई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो ओपन एआई और इनको compete कर सके। अगर सेंट्रलाइज एआई रहा और कुछ लोगों के हाथ में एआई रहा तो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग थ्रेट फॉर द ह्यूमैनिटी। और दैट्स इट, ये न्यूज़ मैं कवर कर चुका हूँ। आज का जो ताज़ा खबर है वो 21 मिनट का हो गया। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा लंबा हो गया। कुछ दिनों से वीडियो नहीं बनाया था तो इसलिए कुछ आर्टिकल्स इकट्ठे हो गए। बट उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक बारी लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। चैनल पे पहली आ रहे हो तो सब्सक्राइब करेगा, और अगर पसंद आए वीडियो तो एक बार कमेंट करेगा। ठीक है, चलिए विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच यार।